हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पंकज महतो आज निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्या किसी पार्टी ने बुलावा तक नहीं भेजा? बदलाव के मूड में पूरी जनता है। कभी आपने किसान के नाम पर आंदोलन किया, कभी आपने बेरोजगारी के नाम पे आंदोलन किया, लेकिन आंदोलन की एक पृष्ठभूमि रही है। उसके बाद आप आते हैं, फिर जेबी केसेस में आते हैं, उसके बाद फिर से कभी चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि निर्दलीय आ गए हैं। हम तो लगातार आज 12 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। आज झारखंड बने लगभग 24 वर्ष हो गए और इस 24 वर्ष में झारखंडियों को क्या मिला ये किसी से छिपा हुआ नहीं। यहाँ के बेरोजगार जो हैं, युवा साथी हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते हैं, आप आजसू के खिलाफ भी बोलते हैं, आप बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं। क्या झारखंड में आपको ऐसी कोई भी सरकार नहीं दिखी जिसको आप समर्थन कर सकें या ठीक बोल सकें? रघुवर दास लाठी गोली की सरकार थी, जो चिरुडी गोली कांड उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, ढेंगा गोली कांड उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। आज भी उनके पीड़ित परिवार सहित के परिवारों को मुआवजा नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। वर्तमान में कहे तो जेएमएम कांग्रेस की सरकार और पूर्व में रघुवर दास की सरकार, दोनों ने ही झारखंड जनता को ठगने का काम किया। अगर निर्दलीय चुनाव जीतकर अगर आप विधानसभा जाते हैं, अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है या फिर राज्य में कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन वाली सरकार बनती है, तो पंकज महतो किधर जाना पसंद करेंगे? अब जब चुनाव है तो 2 महीना पहले मैया सम्मान योजना, तो 200 यूनिट बिजली फ्री, तो रोजगार, ये सब सिर्फ जुमला है, झूठा दिखावा है। एक तरफ कांग्रेस के जो पूर्व प्रत्याशी हैं ममता देवी, उसके बाद अगर अभी सिटिंग एमएलए की बात करें तो सुनीता चौधरी जो आजसू से आती हैं। क्या लगता है आपको, दोनों के बीच में आप अपने आप को किस जगह पे देखते हैं? ममता देवी यहाँ विधायक रही, उन्होंने भी जनता से जो वादे किए थे कोई भी कार्य उनका पूर्ण नहीं हुआ। तो जनता इतना बुड़बक नहीं है, जनता पूरा होशियार हो गई है। ममता देवी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भैरवी जलाशय योजना जो पूर्ण करने का काम बोली थी कि हम यहाँ से नहर बनाएंगे, सिंचाई के लिए किसानों को खेत तक पानी पहुँचाएंगे, पर उन्होंने पूरा नहीं किया। एक सड़क है जो 1 अरब में पास कराया गया, मुश्किल से 25 से 30 करोड़ रुपया लागत लगेगा आपका चितरपुर ओवरब्रिज से आपका भुचुंडी तक। ईडी और सीबीआई बोलते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, तो आपने तो ईडी और सीबीआई चंद्र प्रकाश चौधरी के ऊपर लगाने की बात कर रहे हैं। अंबा प्रसाद पर ईडी का मामला चला, उसमें शिकायतकर्ता भी आप ही दें। हम। तो क्या खबरी बन गए हैं पंकज महतो? आपके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा, आपके भी जमीन विवाद में नाम आए, आप भी जेल गए। पेयजल स्वच्छता मंत्री रहते हुए भी आज 8 वार्ड में कहीं भी नल से पानी नहीं मिलता है। 8 वार्ड में सड़कें बहुत जर्जर है, नालियाँ लगभग 50 वर्ष पहले बनी थी, लोगों की जमीनें गई जलाशय में। क्या पर्यटन के लिए दिए थे कि अपने सिंचाई के लिए दिए थे? मेन डीवीसी चौक है, हर समय जाम मिलता है। रेलवे ओवरब्रिज सिकिदिरी रांची पथ, वो हमेशा जाम मिलता है। रामगढ़ में एक भी बढ़िया सरकारी अस्पताल नहीं है, एक भी आपका सरकारी स्कूल बढ़िया नहीं है। एक निर्दलीय प्रत्याशी स्कूल कैसे ठीक करेगा, हॉस्पिटल कैसे ठीक करेगा, ट्रैफिक की समस्या ठीक कैसे करेगा, पानी की समस्या कैसे दूर करेगा? कभी किसान आंदोलन, कभी बेरोजगारी पे बोलने वाले आज एक शख्स हैं मेरे साथ। इस वक्त हम रामगढ़ विधानसभा में हैं। हमारे फ्रेम में जो आपको दिख रहे हैं परिचय के मोहताज नहीं हैं। रामगढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं पंकज महतो जी। दादा, सबसे पहले तो झारखंडी जोहार। सबको जोहार। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में, जनता के बीच जाने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामगढ़ का नाम सुनेंगे तो सबसे पहले जहन में आएगा पंकज महतो। अरे पंकज महतो, मतलब हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पंकज महतो आज निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्या किसी पार्टी ने बुलावा तक नहीं भेजा? नहीं, बहुत सारी पार्टियों ने मुझे ऑफर किया कि आप हमारे दल से लड़िए चुनाव, पर हमारे संगठन के
नेता कार्यकर्तागण समर्थक और यहाँ रामगढ़ की तमाम जनता का कहना था कि आप निर्दलीय आइए और निर्दलीय हम आप लोग को समर्थन करेंगे और निश्चित रूप से जिस तरह से बदलाव के मूड में पूरी जनता है, एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन संघर्ष अगर हम कभी कहावत में सुने तो राजनीति में उथल पुथल होती है, एक राजनीति एक उबाल लेता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में भी संघर्ष बहुत रहा। कभी आपने किसान के नाम पर आंदोलन किया, कभी आपने बेरोजगारी के नाम पे आंदोलन किया, लेकिन आंदोलन की एक पृष्ठभूमि रही है। उसके बाद आप आते हैं, फिर जेबी केसेस में आते हैं, उसके बाद फिर से कभी चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि निर्दलीय आ गए हैं। ये उथल पुथल की ज़िंदगी क्या लग रहा है, स्थिर नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, हम तो लगातार आज 12 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और किसान बेरोजगार संघर्ष मोर्चा हमारे संगठन का नाम हुआ और विभिन्न मुद्दों को लेकर आज झारखंड बने लगभग 24 वर्ष हो गए और इस 24 वर्ष में झारखंडियों को क्या मिला ये किसी से छिपा हुआ नहीं। आज भी झारखंड की जनता अपने आप को शोषित, पीड़ित, अपेक्षित महसूस करती है। यहाँ सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है रैयत विस्थापित। यहाँ के युवा जो झारखंड बनते समय आशा भरी निगाहों से देख रही थी कि हमारा सरकार बनेगा, हम लोग को अपने प्रदेश में रोजगार मिलेगा, हम लोग को अपने प्रदेश में जो संसाधन है उसका उपयोग कर पाएंगे। पर यहाँ के बेरोजगार जो हैं युवा साथी हैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चाहे वो हेमंत सोरेन की सरकार हो या पूर्व सरकार रघुवर दास की सरकार हो भाजपा की, दोनों ने ही झारखंड की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया। लेकिन आप कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते हैं, आप आजसू के खिलाफ भी बोलते हैं, आप बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं। क्या झारखंड में आपको ऐसी कोई भी सरकार नहीं दिखी जिसको आप समर्थन कर सकें या ठीक बोल सकें आपके राजनीतिक कैरियर में? नहीं, रघुवर दास लाठी गोली की सरकार थी, जो चिरुडी गोली कांड उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, ढेंगा गोली कांड उन्हीं के कार्यकाल में हुआ और चिरुडी गोली कांड बड़का गांव में 4 लोग शहीद हुए। आज भी उनके पीड़ित परिवार सहित के परिवारों को मुआवजा नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। ढेंगा गोली कांड में कई लोग जख्मी हुए, उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। बड़का गांव में रैयत विस्थापित की जिस तरह से लड़ाई है एनटीपीसी की, पकरी बरवाडी हो, खनन परियोजना हो, चाहे चट्टी बरियातू खनन परियोजना हो, चाहे अभी आप गोंदलपुरा में देख रहे हैं अडानी, जो वहाँ पर लगातार शासन प्रशासन के माध्यम से ज़मीन वहाँ पर छीनने का प्रयास किया जा रहा है किसानों की। बादाम कोल प्रोजेक्ट वहाँ खोला जा रहा है, अम्बाजीत में वहाँ पर कैंप लगाया जा रहा है। लगातार बड़का गांव की जनता जो है उसका विरोध कर रही है। तो कहीं ना कहीं झारखंड की सरकार वर्तमान में कहे तो जेएमएम कांग्रेस की सरकार और पूर्व में रघुवर दास की सरकार, दोनों ने ही झारखंड जनता को ठगने का काम किया। चाहे वो बड़का गांव हो, चाहे रामगढ़ हो, ये रैयत विस्थापित जो अपने हक अधिकार, अपने जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मामला सिर्फ बड़का गांव, रामगढ़ या मांडू का नहीं है, ये पूरे प्रदेश का है। लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि आप हमेशा बड़का गांव में देखे गए, लेकिन आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं रामगढ़ से। क्या खास है रामगढ़ में? नहीं, मैं सिर्फ बड़का गांव का नेता नहीं या रामगढ़ का नेता नहीं, मैं पूरे प्रदेश का नेतृत्व करता हूं। और जनता जहां हमें बुलाएगी, जनता हमें नहीं भी बुलाती है
तब भी मैं वहाँ पहुँचने का काम करता हूँ जहाँ मैं समस्या देखता हूँ, चाहे वो बालू की समस्या हो। आज पूरे प्रदेश में लगभग कहीं भी टेंडर नहीं हुआ, 5 वर्ष बीत गए हेमंत सोरेन कार्यकाल के। अब बालू से अगर सही मायने में अगर कोई तेल निकालने का काम किया है तो हेमंत सोरेन ने किया। और अभी वर्तमान में चाहे जितनी समस्या हो पूरे प्रदेश में, जितना उन्होंने सरकार बनते समय वादा किया कि 5 लाख हम आपको रोजगार देंगे, प्रत्येक वर्ष 2 लाख तक का किसान का कर्ज माफ़ करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तरह तरह की घोषणाएं उन्होंने की। उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, पर एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। चुनाव के ठीक समय, अब जब चुनाव है तो 2 महीना पहले मैया सम्मान योजना, तो 200 यूनिट बिजली फ्री, तो रोजगार, ये सब सिर्फ जुमला है, झूठा दिखावा है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप राजनीति हर जगह पे कर रहे हैं, रामगढ़ में खास क्या है जहां से आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया? क्या कुछ खास है रामगढ़ में? रामगढ़ में क्या लगाव है आपको रामगढ़ से? रामगढ़ मेरा अपना पैतृक आवास हुआ, मेरा घर हुआ, और यहाँ की जनता ने कहा कि आप यहाँ से चुनाव लड़ें। मैं इस क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर हमेशा आवाज़ उठाते रहा, लड़ाई लड़ते रहा और जनता के बीच में रहा। इस कारण मैं रामगढ़ से चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन एक तरफ कांग्रेस के जो पूर्व प्रत्याशी हैं ममता देवी, उसके बाद अगर अभी सिटिंग एमएलए की बात करें तो सुनीता चौधरी जो आजसू से आती हैं, क्या लगता है आपको दोनों के बीच में आप अपने आप को किस जगह पे देखते हैं? 24 वर्ष में लगभग 20 वर्ष तो आजसू का यहाँ रामगढ़ विधानसभा में राज रहा, रामगढ़ में। और वर्तमान में आपका जेएमएम कांग्रेस की सरकार, जिसमें ममता देवी यहाँ विधायक रहीं, उन्होंने भी जनता से जो वादे किए थे कोई भी कार्य उनका पूर्ण नहीं हुआ। सुनीता चौधरी जो वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं, उनके पति गिरिडीह से सांसद हैं, अभी उनका बेटा पीयूष चौधरी यहाँ से चुनाव का तैयारी कर रहा है, आने वाले समय में समाजसेवी बन के घूम रहा है। तो जनता इतना बुड़बक नहीं है, जनता पूरा होशियार हो गई है। और लोकतंत्र में परिवारवाद कहीं भी नहीं चलता है। लोकतंत्र जो है मजबूती के साथ बना रहे, इसके लिए यहाँ की जनता ने अपना कीमती वोट इस बार जो है पंकज महतो को देगी और निश्चित रूप से एक बदलाव दिखेगा। लेकिन इस 5 साल का कार्यकाल की बात करें तो 1 साल या 2 साल आजसू को मिला और 3 साल कांग्रेस को मिला, राइट? अगर हम गलत होंगे तो 2 एमएलए का काम यहाँ पे हुआ। उस काम को आप कैसा देखते हैं? क्या रामगढ़ का विकास थम सा गया या हुआ कुछ विकास? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। सुनीता चौधरी हो या ममता देवी, दोनों ने यहाँ की जनता को ठगने काम किया। अभी ममता देवी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भैरवी जलाशय योजना जो पूर्ण करने का काम बोली थी कि हम यहाँ से नहर बनाएंगे, सिंचाई के लिए किसानों को खेत तक पानी पहुँचाएंगे, पर उन्होंने पूरा नहीं किया। एक भी हमारे रामगढ़ शहर में एक भी अच्छा अस्पताल नहीं है, सरकारी अस्पताल, एक भी सरकारी अच्छा विद्यालय नहीं है, नली गली की समस्या है। रामगढ़ शहर की जितने 8 वार्ड हैं सभी सड़कें पूरे जर्जर हैं, नालियाँ टूटी फूटी हैं और कोई भी मूलभूत सुविधा यहाँ की जनता को नहीं मिला। तो आप ये आरोप किन के ऊपर लगा रही हैं? अगर बीच में अगर हम बात करें तो आजसू के सुनीता चौधरी और कांग्रेस के ममता देवी, नहीं, दोनों ही, हाँ, दोनों ने काम नहीं किया। दोनों ने ही काम नहीं किया। और कई खासकर आजसू पार्टी के यहाँ अधिकतर सरकार रही, यहाँ विधायक रहे, उन्होंने कई कंपनियां बनाकर रोड, चेक डैम आदि का काम लिया और सब में भ्रष्टाचार किया। एक सड़क है जो 1 अरब में पास कराया गया, मुश्किल से 25 से 30 करोड़ रुपया लागत लगेगा आपका चितरपुर ओवरब्रिज से आपका भुचुंडी तक। वो 1 अरब का रोड कहीं से भी देखने को नहीं मिलेगा कि 1 अरब का रोड है।
इसी तरह से पूरे क्षेत्र में जहाँ पर भी आप सड़कें देख रहे हैं, सभी सड़कें जो है यहाँ पूर्व मंत्री और वर्तमान गिरिडीह सांसद, उन्होंने कई कंपनियां बनाकर उन्हीं के द्वारा सड़कें टेंडर में लिया गया और सड़कें जैसे तैसे 2 साल 3 साल में सभी टूट रहे हैं। तो फिलहाल इस चीज को लेकर पंकज महतो ने क्या जनता के बीच ये बात रखी, बताया आपने जनता को कि ये चीजें हो रही हैं? जनता के बीच हम लोग लगातार मीडिया के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने बात रखा और वर्तमान में हम लोग हाईकोर्ट में भी इसको लेकर पीआईल किए हैं। चुनाव के बाद उसका नंबर आएगा और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है हाईकोर्ट उसमें संज्ञान लेगी और ईडी सीबीआई का उसमें जांच होगा। तो ईडी और सीबीआई बोलते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, तो आपने तो ईडी और सीबीआई चंद्रप्रकाश चौधरी के ऊपर लगाने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोग कानून पर विश्वास रखते हैं, संविधान पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं और इस देश में संविधान कानून सबके लिए बराबर है। और जिस तरह से अंबा प्रसाद पर ईडी का मामला चला, उसमें शिकायतकर्ता भी आप ही दें, हम, और उसमें जांच भी हुआ, उनके कई खाते सील भी हुए और चुनाव बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो क्या खबरी बन गए हैं पंकज महतो? नहीं, हम लोग खबरी नहीं बने हैं। हम लोग हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। आपके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा, आपके भी जमीन विवाद में नाम आए, आप भी जेल गए। नहीं, हम लोग जमीन विवाद में कभी मेरा नाम नहीं आया। मैंने ज़मीन बचाने का काम किया है। राधा कृष्ण मठ जो कुंदरू में करीब 17 एकड़ 18 डिसमिल ज़मीन है, उसको लेकर मैंने काफ़ी संघर्ष किया, आंदोलन किया। तत्पश्चात जो है यहाँ के शासन प्रशासन के लोग मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल भेजे। आज उसी मामले को लेकर जो है सीआईडी ने केस दर्ज किया और जो भी लोग दोषी थे सब पर मुकदमा दर्ज किया गया है और उस केस में बहुत जल्दी मैं बरी भी हो जाऊंगा। तो सीआईडी किसके ऊपर लगी है आपके? अगर हम कुछ बात करें, अगर हम सही हो तो आप करेक्ट कीजिए या गलत होंगे तो बोलिएगा। ये आपने आरोप लगाया था डीसी के ऊपर, हाँ। शायद अगर मैं सही हूं तो डीसी के ऊपर ये केस हुआ, सीआईडी लगी या फिर किसके ऊपर लगा? नहीं, ये जो तत्कालीन उपायुक्त माधवी मिश्रा थी, उनके कार्यकाल में उन्हीं के द्वारा बड़ा घोटाला किया गया और इस घोटाले में तमाम जमीन माफिया, सरकारी पदाधिकारी, पुलिसकर्मी शामिल थे। एक साजिश के तहत मुझे जेल भेजा गया। उसमें सीआईडी ने एफआईआर दर्ज किया है और जांच चल रही है और जल्द एक बोले तो न्याय मिलेगा और उसमें बड़े बड़े अधिकारी जेल जाएंगे। एक सवाल है मेरा कांग्रेस से और एक आजसू से। पंकज महतो इतने मजबूत, चुनाव इतना खर्चीला हो गया है, कैसे रह पाएंगे और कैसे कर पाएंगे ये रामगढ़ विधानसभा चुनाव, और कैसे कर रहे हैं पंकज महतो? जनता के सहयोग से और हमारे समर्थक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जितना हम लोगों ने काम किया है, जितना भ्रष्टाचार को लेकर उजागर किया है, जनता का सेवा किए हैं, उसको लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिलेगा निश्चित रूप से और एक नया अध्याय बनेगा रामगढ़ विधानसभा से। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, फिलहाल तो आप घूम घूम कर आशीर्वाद ले रहे हैं, पहले ये बताइए कि माहौल क्या है? घूम घूम कर आशीर्वाद ले रहे हैं, लोग अपनी दुख दर्द समस्याएं बता रहे हैं। ऐसे 3 समस्याएं हमें बताइए जो रामगढ़ विधानसभा में अब तक आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, अब तक 3-4 समस्याएं जो बताएं, जो जनता ने आपको बताए हैं, जो लोगों ने आपको समस्याएं बताए हैं। सबसे पहले रामगढ़ के 8 वार्ड में जो मूलभूत सुविधा है वो किसी को आज तक मिला नहीं। मूलभूत सुविधाएं मतलब पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है? पानी नहीं है। पेयजल स्वच्छता मंत्री रहते हुए भी आज 8 वार्ड में कहीं भी नल से पानी नहीं मिलता है। किसी को मिलता होगा बहुत मुश्किल से। तो कैसे भरते हैं पानी लोग? सब खरीद के लोग पानी पी रहे हैं, अपना बोरिंग कराए हुए हैं और जबकि यहाँ पर बहुत बड़ा फिल्टर प्लांट भी है। दामोदर नदी से पानी का फिल्टर किया जाता है लोगों को सप्लाई करने के लिए, पर सबको आधा अधूरा। तो पानी जाता कहाँ है?
पानी किसी को मिलता ही नहीं है। नल मतलब हो गया 24 घंटा, पर 24 घंटा में मात्र 5-10 मिनट आधा घंटा मिलेगा, बहुत तो अभी आप बोल रहे थे कि नल है ही नहीं। नल बहुत कम जगह में गया हुआ है, बहुत कम लोगों को नल के माध्यम से मिल रहा है पानी। मतलब एक नल से कितने लोग पानी पीते हैं, ये कोई आइडिया है? अगर एक नल लगा हो तो कितने घर के लोग पानी पीते हैं? एक नल से लगभग 50 से 60 घर लोग पी रहे हैं पानी। और दूसरी समस्याएं? दूसरी बड़ी समस्या कि 8 वार्ड में सड़कें बहुत जर्जर है, नालियाँ लगभग 50 वर्ष पहले बनी थी। दूसरा यहाँ साफ सफाई नहीं है, एक तो शहर का हो गया। दूसरा देहात में जो आपका गोला प्रखंड है, गोला प्रखंड में डेली मार्केट बहुत बदतर स्थिति में है। वहाँ भैरवी जलाशय योजना है। गोला जो है किसान की धरती है, उस किसान की धरती में कहीं पर से भी लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। जबकि भैरवी जलाशय का निर्माण हुआ था कि नहर के माध्यम से सभी किसान के खेतों तक पानी पहुँचे। वहाँ पर एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है, बड़ी समस्या है। वहाँ किसान अपना साग सब्जी आलू प्याज उगाते हैं, पर कोड़ियों के भाव बेच रहे हैं। एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। लेकिन वो जलाशय, जिस जलाशय की आप बात कर रहे हैं, फिर उसका पानी इस्तेमाल किसके लिए होता है? अभी किसी तरह का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लोग और यहाँ के वर्तमान गिरिडीह सांसद और पूर्व मंत्री, उन्होंने बहुत खूबसूरत वीडियो बनाकर जनता के सामने पेश किया कि हम इसको पर्यटन के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो आप बताएं, इस मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि लोगों की ज़मीनें गई जलाशय में, क्या पर्यटन के लिए दिए थे कि अपने सिंचाई के लिए दिए थे? मतलब आपका कहने का मतलब है जलाशय जो बना वो सिंचाई के लिए बना था, लेकिन उसको पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, किसानों को पानी वहाँ से नहीं मिल रहा है। उसके बाद और क्या समस्याएं आपको दिख रही हैं? आपका हर समय जो गोला मेन डीवीसी चौक है, हर समय जाम मिलता है। रेलवे ओवरब्रिज सिकिदिरी रांची पथ, वो हमेशा जाम मिलता है, एक बड़ी समस्या है। तो लेकिन ये सब चीज़ें बताकर आपको लोग वोट देंगे? निश्चित रूप से। आज भी रामगढ़ में एक भी बढ़िया सरकारी अस्पताल नहीं है, एक भी आपका सरकारी स्कूल बढ़िया नहीं है। 8 वार्ड में जो समस्या है वो जस के तस है। सरकारी हॉस्पिटल की बात की आपने, सरकारी हॉस्पिटल तो राज्य सरकार के अधीन आता है, सरकार तो है नहीं उनकी अभी। यहाँ वर्तमान में हेमंत सोरेन जेएमएम कांग्रेस की सरकार, पर पूर्व में यहाँ लगभग 24 वर्ष में 15 वर्ष तो पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने यहाँ राज किया, पेयजल स्वच्छता मंत्री रहे हैं। मतलब डबल इंजन की सरकार रही। निश्चित रूप से। और रघुवर दास के कार्यकाल में रहे मंत्री, मधु कोड़ा के कार्यकाल में रहे, सभी के कार्यकाल में वो रहे लगभग मंत्री, भू राजस्व मंत्री रहे। अपने कार्यकाल में हजारों एकड़ ज़मीन पर कब्जा किए, उसको लेकर हमने शिकायत भी किया है। तो ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ और ये तात्पर्य है, किसके आधार पे कह रहे हैं आप? हम लोग पूरा प्रूफ के आधार पे कह रहे हैं, हमारे पास कागजात है। चलिए, फिलहाल आप भ्रमण कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, टोला-टोला घूम रहे हैं, अब जनता से क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से हम अपील करेंगे कि जिस तरह से भय का पूरा माहौल है पूरे रामगढ़ विधानसभा में, भ्रष्टाचार चारों तरफ है, चाहे किसी भी विभाग में जाइए, थाने में जाइए, बिजली विभाग में जाइए, अंचल में जाइए, प्रखंड कार्यालय में जाइए, डीसी कार्यालय में जाइए, सभी जगह भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर लड़ाई आपके बीच आपका बेटा खड़ा है। एक बार सेवा का मौका दें। निश्चित रूप से जो भी जन समस्याएं हैं उसको मुखर होकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और रामगढ़ की जनता को उसका हक अधिकार दिलाएंगे। लेकिन फिर वही सवाल आएगा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी स्कूल कैसे ठीक करेगा, हॉस्पिटल कैसे ठीक करेगा, ट्रैफिक की समस्या ठीक कैसे करेगा, पानी की समस्या कैसे दूर करेगा? नहीं, हम लोग जनता का आशीर्वाद रहा,
तो विधानसभा में जाएंगे, उसको बात उठाएंगे कि क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं, पानी है, बिजली है, सड़क है, अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और अगर सरकार नहीं माने तो हम लोग कोर्ट तक जाएंगे। अगर निर्दलीय चुनाव जीतकर अगर आप विधानसभा जाते हैं, अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है या फिर राज्य में कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन वाली सरकार बनती है, तो पंकज महतो किधर जाना पसंद करेंगे? हम लोग ना जेएमएम कांग्रेस के साथ जाएंगे, ना बीजेपी आसू के साथ जाएंगे। जनता का आशीर्वाद है, मिला है, इसे हम लोग 5 साल बखूबी निभाएंगे, और जितनी भी जन समस्या है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, फिलहाल रामगढ़ विधानसभा से पंकज महतो गांव-गांव, टोला-टोला घूमकर जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी मैदान में हैं। पंकज महतो को कितना आशीर्वाद जनता देती है। फिलहाल रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो रामगढ़ विधानसभा में वोटिंग 20 तारीख को है और अभी चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है। फिलहाल आप सुन रहे थे, पंकज महतो की बात आप सुन रहे थे। क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़, और पंकज महतो है हमारे साथ। दादा, द पंचायत न्यूज़ को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस YouTube चैनल के माध्यम से मुझे 2 शब्द रखने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जोहार।